Good morning, everybody. Today I am going to teach you do as directed. Do as directed means do as directed. करो जैसा कहा गया है. Do as directed 9 से लगा के 12th क्लास तक आते हैं और जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ डू एज डायरेक्टेड नहीं लिखा रहता, वहाँ पे सीधा क्वेश्चन दिया रहता है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि इसमें करना क्या है, तो उसे हम डू एज डायरेक्टेड बोलेंगे. ठीक है, तो उसे हम डू एज डायरेक्टेड बोलेंगे. अपन अब देखते हैं डू एज डायरेक्टेड में करना क्या रहता है. डू एज डायरेक्टेड में हो सकता है वो आपको वर्ब लगाने को कहे, आपको कंजंक्शन लगाने को कहे, आपको फिल इन द ब्लैंक के लिए भी कह सकता है. आपको डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स प्रोपोजिशंस उसने दे दिए और कहा कि भाई इनको प्रॉपर प्लेस पे सेट करो. तो डू एज डायरेक्टेड का मतलब तो होता है करो. तो डू एज डायरेक्टेड इसलिए शब्द मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि ये टर्म्स स्कूल की है. स्कूल के पेपर में डू एज डायरेक्टेड करके ही आता है. ठीक है, चलो. तो डू एज डायरेक्टेड पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कंजंक्शन. अब देखो जरा कंजंक्शन. एज सुन एज जानते हो, जैसे ही, इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा, जैसे ही तुमने मुझे फ़ोन किया, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग. अभी डिटेल से पढ़ेंगे. नो सूनर इसका जस्ट अपोजिट है. एज सून के स्थान पे हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं. एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही नहीं, से ही नहीं, मतलब मैं स्टेशन पहुंचा ही नहीं. एज सून एज में ये होता है मैं स्टेशन जैसे ही पहुंचा, और नो सूनर में होता है स्टेशन पहुंचा ही नहीं. ठीक, फिर डिड इसी में लगता है. फिर हो जाएगा अपना क्या, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली. आइदर कोई एक के लिए प्रयोग होता है, नाइदर दो में से एक के लिए भी प्रयोग नहीं होता है. ठीक है, प्रयोग नहीं होता मतलब दो में से एक भी नहीं. आइदर ऑफ द गर्ल इज माई सिस्टर, दो में से एक लड़की मेरी बहन है. तो मैंने कहा नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स इज माई सिस्टर, इन दोनों में से कोई भी लड़की मेरी बहन नहीं है. इतना सा फर्क है. ठीक है, देन नॉट ओनली, ना सिर्फ, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं. फिर बोथ एंड, बोथ एंड, बोथ एंड का भी प्रयोग होता है. ठीक है, ठीक है. बोथ यू एंड राजू गो टू मार्केट, तो बोथ हैंड का प्रयोग. ये सब इफ अनलेस का प्रयोग खूब परिचित हो आप इससे, हो ना. 9 से लगा के 12th तक देखते आ रहे हो, खूब समझाते हैं हर बार परीक्षा के पहले, लेकिन एंड टाइम पे भूल जाते हैं. इफ अनलेस में गड़बड़ करके आ जाते हैं. आप समझ. अच्छा, और ये इफ अनलेस सिर्फ परीक्षा में नहीं, ये आपके स्कूल एजुकेशन में नहीं है, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लो, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आ जाता है किसी न किसी रूप में आता है. ठीक है, इफ अनलेस इतना आसान नहीं जितना दिखता है, वो कठिन है. देन सो दैट, सो दैट खूब आता है. सो दैट दो प्रकार से आता है, इकट्ठा वाला सो दैट, अलग अलग वाला सो दैट. इकट्ठा वाला सो दैट होता है ताकि, अलग अलग वाला सो दैट होता है इतना की. तो आएगा आपको सो दैट. टू टू भी होता है, सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग करना. खूब परिचित हो आप इससे, पर बनेगा नहीं आपसे, वो अलग बात है ना, बनेगा नहीं, पर जब मैं पढ़ा दूंगा तो बनने लगेगा. ठीक है, पर वो एक आश्चर्य की बात है कि इतनी बढ़िया फ्री क्लास चलती है, उसके बाद भी बच्चे देखते नहीं हैं. नहीं देखते ना, वो नैन मटक्का, अटके झटके गाने, वो सब खूब देखेंगे बच्चे, पढ़ाई की चीज़ें कम देखते हैं. जबकि उद्धार इन्हीं चीज़ों से होने वाला है. वो सब मनोरंजन से, मनोरंजन अच्छी बात है, पर दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू इन फ्यूचर. दैट विल नॉट बी फेवरेबल, दैट विल नॉट बी सपोर्टिंग फॉर योर कैरियर. फॉर योर कैरियर दीज थिंग्स आर नेसेसरी. ओके, फिर उसके बाद है लेस्ट शुड. लेस्ट शुड का प्रयोग होता है. देन एज इफ, इसका प्रयोग लेस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो. एज इफ जैसे, हम कितने अच्छे से इंग्लिश में बात करते हैं, अरे भैया वो तो ऐसे बात करता है जैसे बॉस हो, वो तो ऐसे बात करता है जैसे नेता हो, वो तो ऐसे समझाता है जैसे कि कोई भी बात मान लो, वह तो ऐसे समझाता है जैसे मेरा टीचर हो. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एज इफ का प्रयोग होता है. हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से बोल देते हैं, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जाने अनजाने में हिंदी में हम कितने सारे स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि मातृभाषा को सीखना नहीं पड़ता, मातृभाषा अपने आप आ जाती है. पर भाषा के नियम नहीं आते, उन बिना नियमों के भी हम भाषा बोल सकते हैं.
सेम थिंग इन इंग्लिश, अगर आपको नियम ना भी आए तो भी आप सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए। इंग्लिश कैन बी लर्न इन नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग में अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीखते हैं, अंग्रेजी का कोई भी भाषा। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ संस्कृत बोलने वाले लोग हों, आप चले जाएं, 1-2 महीना रहें, आप संस्कृत बोलते हुए निकलेंगे। ये बड़ा कमाल का आइडिया है कि यू जस्ट गो टू द एनवायरमेंट वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन, ठीक, एज वेल एज फिर आ जाता है टेंस। अब टेंस में वर्ब, पैसिव, नरेशन और डिग्री, यही सब आता है। टेंस बदलने के लिए आता है भैया, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल करिए, पास्ट सिंपल से फ्यूचर कंटिन्यूस करिए। फिर उसके बाद वर्ब्स आ जाती हैं, वर्ब का सही फॉर्म लगाइए। जैसे राहुल कट द ट्री यस्टरडे, तो कट के स्थान पे सही क्या वर्ब आएगी? ठीक है, कट ही आएगा कि कुछ और आएगा? वो ऐसा कर देते राहुल ब्लैंक ट्री यस्टरडे, अब ऑप्शन में दे देंगे कट, कट्स, और बस कट और कट्स दे देंगे। अब आदमी कंफ्यूज क्या करें, चूंकि यस्टरडे लगा हुआ है तो इसमें कट ही आएगा। अगर इसमें यस्टरडे नहीं लगा होता तो इसमें कट्स आ जाता कि राहुल, चूंकि सिंगुलर है। अब धीरे धीरे जब हम आपको बताएंगे, अभी तो हम बस ऐसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पैसिव, पैसिव वॉइस में भी आपने देखा होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। एक्टिव में आदमी की बात होती है, पैसिव में काम की बात होती है। एक्टिव होता है मैं कार चलाता हूँ, और पैसिव होता है कार मेरे द्वारा चलाई जाती है, ये पैसिव होता है। अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डिग्री, उसके बाद और भी, हाँ, नरेशन। नरेशन ये क्या होता है? इसमें हमेशा इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इनकी बात आप मुझे बताओगी तो ये नरेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा, राहुल सेड, मान लो इसने, विवेक सेड आई विल गो टू भोपाल टुमारो। अब आपने मुझे बताया सेम बात, तो आपने कहा विवेक टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू भोपाल नेक्स्ट डे, क्योंकि उसकी बात हो रही ना। इसने सीधा आपसे कह दिया कि आई विल गो टू भोपाल टुमारो, खत्म। लेकिन तुम ये नहीं बताओगे कि विवेक सेड मी आई विल गो टू भोपाल, तो मैं बोलूँगा अच्छा तुम जाओगी? नहीं नहीं सर, वो ही जाएगा। तो ये बोलना कि विवेक टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू भोपाल नेक्स्ट डे, टुमारो नहीं, टुमारो में तो कल आ रहा है, टुमारो, नेक्स्ट डे मतलब तब बोला था, तब से नेक्स्ट डे। बड़ा मजा आता है ये सब चीज़ें पढ़ने में। डिग्री, डिग्री एक वीडियो अपलोड हुआ था डिग्री का। डिग्री में ये होता है, डिग्री मतलब कोटि, डिग्री मतलब श्रेणी, है ना। डिग्री मतलब मात्रा, किसमें कितनी मात्रा है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ यू आर फैटर देन हर, तुम इससे मोटे हो, मतलब तुम में मात्रा ज़्यादा है, इसमें मात्रा कम है थोड़ी। इसमें सामान कम पड़ गया, कम नहीं पड़ा, मतलब कम ही यूज़ किया गया है सामान, है ना। जैसे कि मूर्ति बनाते हैं तो जितना कम मिट्टी की बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति, वैसे ही है क्या। तो डिग्री मतलब कोटि। यू आर बेस्ट, यू आर गुड, यू आर बेटर देन मी, तो ये डिग्री है। अच्छे हो, मुझसे अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, सुंदर हो, उससे ज़्यादा सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, ये डिग्री। ठीक, डूएज डायरेक्टेड इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, यही चीज़ें डूएज डायरेक्टेड में करते हैं। सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी आ जाता है डूएज डायरेक्टेड में। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाइए, या सिंपल से कंपाउंड बनाइए, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाइए। अब सेंटेंस देखो, ये भी बड़ी गजब चीज़ है। सेंटेंस क्या होता है? शब्द मिलकर सेंटेंस फ्रेम होता है, शब्द मिलकर, ठीक है। वर्ड्स मेक सेंटेंस, ठीक है। ए सेंटेंस इज द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस। मतलब सेंटेंस क्या है? शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक सेंस देता है। सेंस देना जरूरी है। अगर आप कहोगे राम मार्केट गोज टू, तो ये गलत, ये सेंटेंस नहीं है। शब्दों का कॉम्बिनेशन तो है पर सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने की शर्त क्या है? अर्थ निकले, राइट, अर्थ निकले। मान लो मैंने कहा यू हेल्प मी, ये सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ हेल्प यू मी, तो ये सेंटेंस नहीं है। जबकि शब्दों का कॉम्बिनेशन तो है। अपन कहते हैं ना शब्द मिलके सेंटेंस बनाते हैं। और शब्द कैसे बनता है? वर्ड, वर्ड मिलकर लेटर, लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं।
और वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस मिलकर बनाते हैं कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टर से जुड़ा होता है, कंजंक्शन से जुड़ा होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है द मल्टीपल सेंटेंसेस। इसमें मल्टीपल सेंटेंसेस, एक से दो से ज़्यादा सेंटेंस हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अपन पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, आप पहली बार सुन रहे होगे, तो सुन भी रहे होगे लेकिन समझ में नहीं आया होगा। आता है क्या? डू यू नो? पढ़ेंगे, ठीक है। क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। इनमें यह है कि क्लॉज में जब हमें सेंटेंस मिलता है तो वो कहते हैं आइडेंटिफाई द क्लॉज, कि उसमें नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। जिसमें जिसकी बात होती है वो क्लॉज होता है। नाउन के बारे में पूछा गया तो नाउन क्लॉज है, अगर एडवर्ब पे फोकस है तो एडवर्ब क्लॉज है, और अगर उसको सेंटेंस एडजेक्टिव पे बेस्ड है तो एडजेक्टिव क्लॉज है। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक के मामले में, तो अक्सर यही चीज़ें फिल करने के लिए आती हैं। आर्टिकल, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर्स, वर्ब और मॉडल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। आर्टिकल आ जाएगा, यही आता है, और बस थोड़ा सा सेंटेंस ऐसा बनाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करें, क्योंकि वो आर्टिकल सीधा नहीं देते। वो ऐसा नहीं देंगे आपको ही लिव्स इन मुंबई, ऐसा नहीं देंगे, बल्कि वो ऐसा देते हैं कि मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स लेटर ब्लैंक इंक। अब सोचो कर यार क्या करें इसमें, बाय इंक लिखें, ऑफ इंक लिखें, विथ इंक लिखें, कि फॉर इंक लिखें, कि इन इंक लिखें, कि क्या लिखें? यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे लगाना पड़ता है मोहन राइट्स अ लेटर इन इंक। अब आप बोलोगे इंक में बाय इंक जम रहा है, थोड़ा सा विथ इंक भी जम रहा है, इन इंक कैसे हो रहा है भैया? तो क्या है, वो फ्रेज है, इन इंक ही आता है। जैसे कि हमने कहा ही वॉज डेड ऑफ कैंसर। अब यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार ही वॉज डेड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। तो बाय कैंसर हो सकता था, विथ कैंसर हो सकता था, ऑफ कैंसर हो रहा है, ये क्या है? तो यहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो वहाँ पे फिर वही है कि नहीं भैया बीमारी से कोई मरेगा तो ऑफ ही लगेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए आज छोटी छोटी चीज़ें बता रहे। फिर प्रीपोजिशन हो गया। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स होते हैं निर्धारक, जो कि किसी भी नाउन की, इसे क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, किसी भी नाउन की मात्रा को निर्धारित करते हैं, संख्या के रूप में और मात्रा के रूप में भी। जैसे आपने देखा होगा मैनी मतलब कई होता है, सम मतलब कुछ होता है, एनी मतलब कोई, दोनों चीज़ों में लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोर मतलब ज़्यादा, मच मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, है ना। और संख्यात्मक होते हैं तो फिर अपन ऐसा बोल देते हैं बोथ, ठीक है, वन, बोथ, दो, आइदर, नाइदर, है ना। ये भी मतलब कहीं ना कहीं इनका प्रयोग भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा जैसे कि फ्यू, लिटिल, पढ़ा होगा, आ फ्यू, द फ्यू, उसके बाद अ लिटिल, द लिटिल, सब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो 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 नो, उसने ये उठा लिया था। बच्चों का क्या भरोसा, ठीक है, और ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं उनको। ओके, देन फिर अपना नेक्स्ट जो आता है वो है वर्ब्स। वर्ब में तो आपको पता ही है, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब के 4 रूप होते हैं, सिंपल और सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वैसे तो हम वर्ब को दो दो रूपों में मानते हैं। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये चीज़ें आपको मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, नहीं तो वैसे ही तो इतना लोड हो रहा है, सोच रहे होगे कि सर कितने नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फिर भी बता देता हूँ, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है आपका इन्फिनेटिव, जीरंड,
ये चीज़ें आती है, और पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, जीरंड क्या होता है आपने सुना होगा, जैसे हम कहते हैं ना खेलना अच्छी बात है, प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे जो वर्ब है उसे हम नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो उसे जीरंड कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है, प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में टू लगा के प्रयोग करते हैं वर्ब का, ठीक है। टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी, अंग्रेजी सीखना जरूरी है। और पार्टिसिपल में क्या होता है, आई सा अ रनिंग बॉय, मैंने दौड़ते हुए लड़के को देखा, ऐसा सुना होगा कोई, कई बार है ना, हिंदी में खूब सुनते हैं। मैंने एक रोते हुए बच्चे को देखा, आई सा अ क्राइंग बॉय, ये होता है पार्टिसिपल। अभी मैं ऐसे ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, डिटेल से पढ़ते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपन देखते हैं कंजंक्शन एक्सरसाइज, एज सून एज। तो एज सून एज का क्या प्रयोग होता है, जैसे ही, तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अपन अपने जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है चला गया, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है चला गया, तो क्या हो जाएगा, एज सून एज आई ओपन्ड द डोर, वह चला गया, ही बेंट, एज सून एज आई ओपन्ड द डोर ही बेंट। ये तो स्पोकन के हिसाब से हो गया, सीखना है, लेकिन इसमें प्रयोग इसमें कर रहे हैं। हाँ, ये इस प्रकार का सेंटेंस आ गया परीक्षा में, परीक्षा में दो प्रकार से आता है। एज सून एज दे के वो कहेगा नो सूनर का प्रयोग करो, ठीक है, और ऐसा दे के दो सेंटेंस बोलेगा एज सून एज से जोड़ो, ठीक है। तो अपन दो प्रकार से कर ले रहे हैं, इसमें नो सूनर का प्रयोग करके बता रहे हैं हम आपको, नो सूनर, सॉरी, इसमें ये बड़ी दिक्कत है ये वाले, उसमें इसमें मिटाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जब उस पर चलाते हैं तो मिट जाता है, जब हम एंड्रॉयड पे चलाते हैं तो मिट जाता है। अभी विंडो पे चल रहा है ये, तो विंडो में क्या है, ये बड़ी समस्या है, और हो सकता है होता हो, मुझे अभी फंक्शन पता ना हो, ये हो सकता है। तो पहले पहले इसको ही कर लेते हैं, एज सून एज। मम्मी घर आई, बच्चा रोने लगा, तो क्या हो जाएगा, एज सून एज मदर, एज सून एज मदर केम होम द चाइल्ड बिगन टू क्राई, जैसे ही मम्मी घर आई बच्चा रोने लगा, एज सून एज मदर केम होम द चाइल्ड बिगन टू क्राई। अब मान लीजिए इसमें वो ऐसा दे दें आपकी, इसमें नो सूनर का प्रयोग करो, नो सूनर, नो सूनर का प्रयोग करो, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सूनर नो सूनर डिड द मदर, नो सूनर डिड द मदर कम होम नो सूनर डिड द मदर कम होम द चाइल्ड बिगन टू क्राई। नो सूनर डिड द मदर कम होम द चाइल्ड बिगन टू क्राई, ठीक है। मतलब ये है कि मम्मी घर आई ही नहीं कि बच्चा रोने लगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और अपन ने छोड़ दी, नो सूनर डिड द मदर केम होम देन द चाइल्ड बिगन, तो यहाँ पे देने का प्रयोग और होता है, ठीक। अभी आप ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो इसको, क्योंकि आपको समझ में इतनी आसानी से आएगा नहीं, थोड़ा सा जब तक 10-15 सेंटेंस नहीं कर लेते आसानी से समझ में नहीं आता। कठिन पार्ट है इंग्लिश का वो। दूसरा लिखो, हाँ ये देखो बना के दे दिया उन्होंने, एज सुन एज मदर केम होम द चाइल्ड बिगन टू बीप, ठीक है, क्राई भी कर सकते हैं, बच्चों का रोना क्राई होता है। थीप सादा पुलिस ही रन अवे, इसमें करो एज सुन एज, थीप सादा पुलिस ही रन अवे, एज सुन एज थीप सादा पुलिस ही रन अवे हो जाएगा।
एज सून एज द थीप सा द पुलिस ही रन अवे। ओके, चलो अगला। नहीं यार, वो दा लग नहीं जाता, एक्चुअली सेंटेंस में ही होना था ना। अब मैं बार बार एडिट नहीं कर रहा उसको। दरअसल क्या है, बात ये है कि जो दा है वो सेंटेंस में ही होना चाहिए था। मतलब ये है कि वो तुम सही पूछ रहे, तुमको ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। एज सून एज द थीप सा द पुलिस, द होना ही चाहिए, द यही होना चाहिए। बात ये है कि सेंटेंस ही ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, बनाने में बहुत सारी एरर हो जाती, फिर बाद में समझ में आता है पढ़ाने के दौरान। पढ़ाते हैं तो बड़े बारीकी से तब समझ में आता है कि ये मिस्टेक है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए तो ऐसा लगता है शायद वो नियम में आ गया कोई चीज़, जबकि वो नियम के अंतर्गत नहीं है। एज सून एज, ठीक है, द थीप सा द पुलिस ही रन अवे। एज सून एज द थीप सा द पुलिस ही रन अवे, ठीक। नो सूनर डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, उसके बाद नो सूनर के बाद हैड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। नो सूनर का प्रयोग, अब देखिए क्या हो रहा है। एज सून एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ये सेंटेंस आपको दे दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे नो सूनर में चेंज कीजिए। अब आप क्या करेंगे, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। हाँ, डिड कब लगता है, देखो हेड लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, और डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। बस जो आपका जी करे तब लगा सकते हो, मतलब दोनों सही है, जो आपका मन करे वो लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। एज सून एज ही रीच द स्टेशन, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म के अकॉर्डिंग दूसरे सेंटेंस में हमने डिड लगाया। जब हमने डिड लगाया तो वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आ गया। ये देखो, रीच्ड का क्या हो गया, रीच। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन, फिर अपन ने देन का प्रयोग किया, ये वाले, देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। फिर अगला सेंटेंस, एज सून एज टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल स्टूडेंट स्टूड अप। अब नो सूनर का प्रयोग करो। नो सूनर डिड टीचर एंटर, इंटर्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, इंटर। एंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। अब देखो जरा, इसमें हेड का प्रयोग भी करके बताते हैं। ऊपर वाले में हेड का प्रयोग बताया। नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। कोई दिक्कत, हैड ही रीच, अगर हेड लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। हमने क्या बोला, डिड लगाओगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हेड लगाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट और ये थर्ड। तो ये देखिए, नो सूनर हैड ही रीच्ड, ये देखो थर्ड फॉर्म लगा दिया, रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। बाकी सब वही का वही बनता है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। बाकी इन चीज़ों के कभी अर्थ नहीं निकालते। जब भी इन चीज़ों को सॉल्व करो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इनका अर्थ मत निकालना, अर्थ तुमसे होगा ही नहीं। मान लो कठिन वोकैबलरी दे दी, फिर ये तो बहुत सामान्य सा सेंटेंस है, स्टेशन ट्रेन सब समझ रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव वर्ड दे दी जो तुम्हारी पल्ले ही नहीं पड़ रहा। बस ये देखना, नो सूनर और एज सून एज क्या है, और उसका ये देखना कि वर्ब कहाँ है। हमें वर्ब से काम है, हमें वर्ब चेंज करना है। क्या चेंज करना है, वर्ब। शुरू में लगाओगे, नो सूनर आपको मिल जाता है, रीच्ड दिया है, टीच दिया है, जो भी दिया है, कुक दिया है, कुछ भी, तो आपको वर्ब चेंज करना है, और देन लगा के बाकी का सेंटेंस जो कहते हैं जोड़ देना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, वन मोर, आइदर और। आइदर और का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे एक चॉइस की बात होती है, या तो अंदर बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। आइदर यू सिट इनसाइड और गो आउटसाइड।
या तो मुझसे बात करो या उसी से बात कर लो। आइदर यू टॉक टू मी और टॉक हिम या हर, या तो चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो। आइदर यू टेक टी और कॉफ़ी। अब पता चला कि एक दामाद अपने ससुराल गया, तो पता चला कि सासू माँ रोज उसको, पहले तो सासू माँ ने उसे पानी पानी दिया, पानी पानी दिया, तो वो सासू बोलती बेटा कुछ और चाहिए, बोले हाँ कुछ खाने को दे दो, बोले पानी अटक गया। अब उसे समझ में नहीं आ रही कि पानी पानी दिए जा रहे। फिर उसने क्या हुआ, 2-3 दिन रुका बेचारा, सुबह शाम पालक पालक पालक। बोले बेटा खाना बना लें क्या? बोले नहीं मम्मी ज़रूरत नहीं, आप तो मुझे खेत बता दो, मैं तो वहीं चर के आ जाऊँगा, पता है तुम पालक ही तो बनाओगी। तो ऐसा रहता है कि आदमी की मजबूरी है, उसकी वो नहीं समझते हैं ज़रूरत, और अपने हिसाब से चलता है काम। तो कंप्रोमाइज़ आदमी कहाँ तक करे, एक हद तक कंप्रोमाइज़ होता है, फिर नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाए, आइदर यू गो टू स्कूल और स्टडी एट होम। सीधे साधे लोगों का दुनिया में बड़ा शोषण होता है, सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। एम राइट? सीधे साधे लोगों को कोई भी काम बता देता है, सीधे साधे लोगों को कोई भी हैंडल करना चाहता है। वो जो बदतमीज़ बदमाश टाइप के हैं वो जीवन को बड़ा एंजॉय करते हैं। मतलब ये है कि वो बैठे बैठे ही सारे काम निपटाना चाहती है। ये हर जगह होती है, हर ऑफिस में होती है, हर जगह, हर घर में होता है। जो बच्चा सीधा है, जो बच्चा सबकी सुनता है, उसे और ज़्यादा काम मिलता है। मतलब अच्छा काम करने का मतलब है और ज़्यादा काम। ठीक है, और कुछ लोग उस सिद्धांत के हैं कि ज़िंदगी में ऐसा कार्य, ऐसा करो, ऐसा काम करो कि दोबारा कोई काम की ना बोले। ऐसा काम करो मतलब ज़िंदगी में ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि कोई देख ले तो यही कहे तू रहने दे भैया, मैं ही कर लूँगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिद्धांत के लोग भी हैं। तो अपन को वैसे नहीं बनना, अपन को सीधे और सच्चे ईमानदार ही बनना है, क्योंकि उनके बदमाश जैसे हो जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और सही बात है, जो जिस के काबिल होता है उसे उतनी बड़ी योग्यता मिलती भी है। आप देखना, चपरासी काम में बदमाशी करेगा, आप देखना छोटा कर्मचारी बदमाशी करेगा, और उससे जैसे जैसे ऊपर चाहते जाओगे आदमी बदमाशी कम करेगा। एक स्कूल का प्राचार्य बदमाशी नहीं करता, उसे पता है कि वो प्राचार्य है, परंतु जो उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो बदमाशी करेंगे। ठीक है, यू प्ले आउटसाइड, यू सिट साइलेंटली बट डोंट डिस्टर्ब मी। यूज आइदर और। आइदर और का जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइदर यू प्ले आउटसाइड और सिट साइलेंटली। आइदर यू प्ले आउटसाइड और सिट साइलेंटली, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक, चलो दूसरा है आइदर और, समझ में आ गया। नाइदर नॉर, ना तो ना। एग्जाम्पल दिया है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। क्या हो जाएगा, नाइदर ही इज ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग। नाइदर ही इज ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग, ना तो ईमानदार है ना ही हार्ड वर्किंग है। उसके बाद है नेक्स्ट, सोनू हैज नॉट कम, हिज फ्रेंड हैव नॉट कम। सोनू नहीं आया, उसके दोस्त भी नहीं आए, तो इसे क्या बनाएंगे, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। कोई दिक्कत? ठीक, वन मोर, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर लाइक मी। ना तो तुम और ना ही तुम्हारी बहन मुझे पसंद कर। इसमें लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा? क्योंकि एक की बात हो रही है, तो एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लाइक्स आएगा, लाइक्स। नाइदर यू नॉर योर सिस्टर लाइक्स मी। ठीक है, नाइदर नॉर। डिपेंड करता है कि पहले क्या है, योर सिस्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज होता है, इसमें भी एक बहुत बड़ा, यहाँ भी समझने के लिए बहुत बड़ी बात है आपको कि यहाँ पे हम क्या लगाएं, लाइक लगाएं कि लाइक्स लगाएं। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है नाइदर योर सिस्टर नॉर यू, तो लाइक मी आता है। समझ में आया? और यहाँ पे चूंकि आ रहा है नाइदर यू नॉर योर सिस्टर, तो पीछे क्या है, सिस्टर, तो नज़दीकी वाले सब्जेक्ट की अपन हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं। समझ में आया? है कि नहीं कन्फ्यूजन? अगर यही आ गया तो इसी में दिक्कत हो जाएगी कि नहीं अपन को? परीक्षा में यही आ गया, इतनी सी बात के पीछे एक सस्पेंस है कि अब लाइक्स लगाएं कि लाइक लगाएं। ठीक है, बस चेंज इतना सा करना है उसको, यू इधर कर देगा, है ना, सिस्टर इधर कर देगा, यू इधर कर देगा,
फिर लाइक आ जाएगा, इसमें थोड़ा रॉन्ग है ये। बहुत चीज़ें पढ़ने की हैं डीपली अगर देखा जाए तो। नाइदर सी नॉर हर सिस्टर हैज़ कम टुडे, नाइदर सी नॉर हर सिस्टर, इसमें देखो दोनों थर्ड है इसलिए हैज़ लगा है ना, कम टुडे। वन मोर, नॉट ओनली, नॉट ओनली एक स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग? तुम हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी सीखो, तुम अंग्रेजी ही नहीं बल्कि गणित भी सीखो, और मैं तुमको ही नहीं तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूँ, ठीक है, और मैं गांव में नहीं बल्कि शहर में भी रहता हूँ। यह कुत्ता सिर्फ भौंकता नहीं है, काट भी लेता है। तो जब दो बातें एक साथ होती हैं तो क्या लगाते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो। उसने मुझे सिर्फ गाली नहीं दी, पीटा भी। मान लो कई बार ऐसी बात करते हैं कि वह सिर्फ अकेला नहीं आया, उसका भाई भी था। तो ऐसी स्थिति में जब दो चीज़ों को बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ भी। हिंदी में भी तो बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, वह सिर्फ शादी में आया भी नहीं, दबा के खाया भी, ठीक है। I have invited you, I have invited Sumit, I have invited you and I have invited Sumit। तो क्या हो जाएगा? I have invited not only you but also Sumit। मैंने सिर्फ तुमको ही आमंत्रित नहीं किया, मैंने सुमित को भी आमंत्रित किया, ठीक है। I have not only invited you but also Sumit। She likes singing, she likes dancing। मतलब इसका बना के बताओ। She likes singing, she likes dancing। She likes not only but also, she likes not only singing but also dancing। उसे नाचना भी पसंद है, ठीक है। बोथ एंड ये बताया था। श्याम हैज कम, राम हैज कम, श्याम हैज कम, राम हैज कम, इसमें बोथ एंड का प्रयोग करना, ये परीक्षा में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? बोथ श्याम एंड राम हैव कम हो जाएगा, क्योंकि दो लग जाएंगे तो हैज नहीं रहेगा, हैव हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये जब हम पढ़ेंगे ये बाद में तो आपकी सब समझ में जाएगा धीरे धीरे करके कि कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। अनलेस, इफ नॉट, ठीक है। ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन, अनलेस के अपन कम से कम 25 सेंटेंस बनाएंगे तब आपकी समझ में आएगा। और अनलेस इतने सीधे सीधे पढ़ने की चीज़ नहीं है, अनलेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कम से कम 2 प्रकार तो उसके ऐसे हैं जो accessibly appear in the exam, ठीक है। Unless you work hard you can't pass in the examination, unless you work hard you can't pass in the examination। rewrite the sentence with the help of if not, if not की मदद से इसे बनाइए। एक तो ये हो जाता है कि unless जहाँ होता है वहाँ if not लगाते हैं, if not जहाँ होता है वहाँ unless लगाते हैं, ठीक है। unless में if not मिला ही होता है इसमें, तो देखो फिर क्या हो जाएगा? If you do not work hard you can't pass in the examination, यही होता है कि नहीं। अनलेस की जगह पे हम लगा देते हैं इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। समझ में आ गया? अनलेस की जगह पे क्या लगा दिया हमने? डू नॉट। इफ़ यू डू नॉट तो इफ़ नॉट लगा दिया, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे if you do not work hard you can't pass in the examination। The next one, unless you teach him he will not get first rank। तो लगा दें if you do not, if you do not teach him, if you do not teach him he will not get first rank, if you do not teach him he will not get first rank, ठीक, ये नियम है। थोड़ा सा और उसके बाद अपन फिर बाद में इफ नॉट अनलेस, अब उल्टा करना है अपन को। अभी क्या था? अनलेस, अब इफ नॉट से अनलेस में बनाना है। देखो इफ यू डू नॉट कॉल मी, इफ यू डू नॉट कॉल मी, इफ यू डू नॉट कॉल मी आई विल नॉट कम, तो क्या हो जाएगा?
वेरी गुड, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम। बस यही अगर आ गया तो परीक्षा में अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, इफ गवर्नमेंट डज नॉट ओपन न्यू वैकेंसी पीपल विल नॉट गेट जॉब। अगर सरकार नई भर्ती नहीं खोलती है तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। अनलेस, अब देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है ये कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डज नॉट, मतलब सिंगुलर। तो चूंकि अनलेस में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर सिंगुलर बनाना पड़ता है। इसको हमें ओपन्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओपन्स। ये अंतर आ जाता है। यही चीज़ें तो सीखने की हैं और यही तो परीक्षा में आ जाता है। देखो, अनलेस गवर्नमेंट ओपन्स न्यू वैकेंसी पीपल विल नॉट गेट जॉब। ठीक है, समझ में आया? बस इतना सा डिफरेंस, बच्चे ये नहीं कर पाते, इतना समझ में नहीं आता। सो दैट, प्रेजेंट फ्यूचर, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। ठीक है, डोंट क्राई, ओके। प्रेजेंट और फ्यूचर, सो दैट में मे और कैन का प्रयोग होता है। ठीक है, सो दैट देखो कितने काम की चीज़ है। और अगर मान लीजिए पास्ट है तो क्या लगेगा, कोड और माइट लगेगा। अब देखो इतना सब याद रखेगा बच्चा, दो तो चार चीजें। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम यू हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो नो यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो 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 यू हैव, you don't do this and play like this, you play here like this, okay, and you keep these things here in this, okay. She is crying, where is my pen, she has taken my pen, where is my pen, where is my pen, have you seen my pen, okay, let it be। ठीक है, तो आई हैव केप्ट माई पेन समवेयर एल्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या लगेगा, मे और कैन। सो दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। मतलब ये है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ताकि तुम सीख सको। प्रेजेंट हो गया, मैं तुम्हें पढ़ाता था ताकि तुम सीख जाते। पास्ट में भी हो सकता है, और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम सीख जाओ। प्रेजेंट और फ्यूचर लगेगा तो मे और कैन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली, ओके ओके, नो 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 नो, डोंट क्राई लाइक दिस, ओ आई सी, ओ आई सी। अब देखो कैमरे में दिखेगी अब ये लड़की, देखो उसे मजा आ रहा है। वो वाली तो कुछ नहीं करती थी ये। यस, व्हाट हैपेंड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाय कर दो सबको, कैमरे में आ रहा है बेटा, कैमरे में आ रहा है, गर्मी लग रही, कैमरे में आ रहा है। ठीक है, देखो जरा, तो ही गोज टू स्कूल डेली एज ही कैन कंप्लीट हिज सिलेबस। तो बताइए इसमें हम सो दैट का प्रयोग करेंगे। लो उसने चालू कर दिया, उसने आगे ही बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा ही गोज टू स्कूल डेली सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज सिलेबस। प्रेजेंट में क्या लगा सकते हैं, मे और कैन, कोई दिक्कत। चलो, ही ट्राइड ए लॉट एज ही कुड मैरी यू। उसने बहुत कोशिश की ताकि वह आपसे शादी कर सके। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताओ क्या हो जाएगा इसमें, ही कुड, ही ट्राइड ए लॉट सो दैट, इसने कर दिया, ही ट्राइड अ लॉट सो दैट ही कुड मैरी यू। उसने बहुत कोशिश की ताकि वह आपसे शादी कर सके। ठीक है, दूसरा, दूसरा शो दैट, वन मोर शो दैट, शो दैट। ठीक है, और देख लेते एग्जाम्पल। अलग वाला सो दैट हो गया अभी, है ना। अभी तक कैसा सो दैट था, एक साथ वाला, अब अलग अलग वाला। अतः गो एंड टेक योर पेंट, बियर योर पेंट, आफ्टर दैट यू कम, ओके, सर्च देयर इनसाइड, इट माइट बी समवेयर एल्स, ओके। सो दैट, ठीक है। अब देखिए, सो दैट ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। सो दैट, इतना की, इसका मतलब क्या होता है, इतना की, मतलब वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। जैसे मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है, डायपर पहनने वाले बच्चे, मजा आ रहा है तुझको, मजा आ रहा है देखने में।
तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, सो दैट आ गया समझ में, ओके। सी इज आल्सो द वन मोर एंटिक पीस इज देयर, she is being younger than her, okay, it's the comedy of the children। चलो ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, आपको समझ में वैसे भी कम आ रहा है, पर क्या है कि मुझे एग्ज़ाम पर्पज़ से वीडियो बनाना था स्टूडेंट्स के, हालांकि वीडियो बनाने के लिए तो बहुत कुछ है अभी। ओके